हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट कैप्सूल की। आज का हमारा पहला टॉपिक है, प्रधानमंत्री ने सिविल सेवा दिवस पर सिविल सेवकों को बधाई दी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिविल सेवकों को नागरिकों के लिए पुनर्समर्पित करने तथा लोक सेवा और कार्य में उत्कृष्टता हेतु अपनी वचनबद्धता को पुनर्सज्जित करने के लिए इसको एक अवसर के रूप में मनाने के लिए 21 अप्रैल 2006 को विज्ञान भवन में एक समारोह का आयोजन किया गया था और तभी से ही 2006 से ही प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 21 अप्रैल 1947 को जो भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने भारतीय लोक सेवाओं का उद्घाटन किया था। इसीलिए इस दिन को हम सिविल सेवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा जान लेते सिविल सेवाओं की शुरुआत। ये वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 1773 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके द्वारा इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ये सिविल सेवाओं में सुधार से जुड़े हुए हैं, इन्होंने बहुत व्यापक सुधार किए थे, इसलिए इन्हें भारतीय सिविल सेवाओं का पिता इस रूप में याद किया जाता है। भारतीय सिविल सेवाओं में या भारतीय सिविल सेवाएं या अखिल भारतीय सेवाओं में वर्तमान में 3 सेवाएं सम्मिलित हैं, IAS, IPS और IFS। भारतीय संविधान में क्या प्रोविजन है? अनुच्छेद 312 ये राज्यसभा को अधिकार देता है कि वो किसी भी सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में अधिसूचित कर सकता है। तो वो अधिसूचित करेगा, इसके बाद वो लोकसभा में जाता है, लोकसभा में प्रस्ताव पास होता है और ये सेवा अखिल भारतीय सेवा के रूप में जानी जाने लगती। तब से थोड़ा सा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जान लेते हैं। आप लोग एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी हमारी मॉडर्न इंडिया में जो भी पर्सनैलिटी है फेमस, उनके बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं सारे एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो या फिर UPSC हो। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली चाहे वो मेंस हो, प्रीलिम्स हो, इंटरव्यू, हर फेज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ऐसी जो भी पर्सनैलिटी है फेमस, एटलीस्ट उनके बारे में आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। तो चलिए इसमें कुछ हम मोटी मोटी बातें जान लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हुई थी। जन्म स्थान गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाड में हुआ था। अभी ये गुजरात के खेड़ा जिले में है, लेकिन उस समय ये बम्बई प्रेसिडेंसी का भाग था। और स्वतंत्रता आंदोलन में इनका जो सबसे पहला योगदान था 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद 1928 में इन्होंने बरदौली सत्याग्रह में भी भाग लिया था। इस सत्याग्रह में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। स्वतंत्रता के पश्चात ये गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने, इन पदों को सुशोभित किया। जो देशी रियासतों का एकीकरण था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा 1931 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। संविधान की 2 महत्वपूर्ण समितियां, ये उनके अध्यक्ष भी रहे थे। एक समिति है मूल अधिकारों से संबंधित समिति और दूसरी है प्रांतीय संवैधानिक समिति। इसके अलावा इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, भारत विभाजन, गांधी, नेहरू, सुभाष, आर्थिक एवं विदेश नीति, मुसलमान और शरणार्थी, कश्मीर और हैदराबाद, ये इनकी फेमस पुस्तकें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने नागरिकों के साथ संवाद के लिए कोविड इंडिया सेवा ये पोर्टल लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म है ट्विटर पे और इसके माध्यम से स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय सीधे देश के नागरिकों से संपर्क कर सकता है। किसी का अगर कोई भी सवाल है कोविड-19 से रिलेटेड तो वो डायरेक्ट इस
पोर्टल पे, इस प्लेटफॉर्म पे जा करके ट्विटर के माध्यम से पूछ सकता है। इससे क्या होगा, अगर डायरेक्ट संवाद हो रहा है तो फेक न्यूज़ नहीं आएंगी, पैनिक नहीं होगा लोगों के बीच में कोविड-19 को लेकर के, और जो लॉकडाउन हो रहा है उसको अच्छे से उसका पालन किया जा सकेगा। और अगर लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ता है किसी भी चीज़ में, तो उद्देश्य जल्दी प्राप्त होते हैं। अगली न्यूज़ है, कोविड-19 की समाप्ति के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए टीफैक नए तरीकों की खोज करेगा। तो इसमें क्या है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, घरेलू तकनीकी का व्यवसायीकरण, तकनीकी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रभावी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, आयात निर्भरता में कमी लाना, नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना, ये सारे इन सारे चीज़ों के द्वारा उसमें नई खोज करेगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि मेनली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है। तो ताकि जो है अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाया जा सके, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, इतने समय से बंद है देश, तो अर्थव्यवस्था को इसने बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। तो टीफैक के बारे में जान लेते हैं। फुल फॉर्म है द टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। आपको इंग्लिश में भी इसका नाम याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार देवनागरी लिपि में इंग्लिश में ही लिख के आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एक तो प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद, ये भी आपको पता होना चाहिए, साथ ही इंग्लिश वाला पता होना चाहिए। इंग्लिश वाला अगर आपको पता है और हिंदी में नहीं भी पता है, तो आप इंग्लिश वाला पोर्शन जो होता है पेपर में वो देख के कर सकते हैं। तो इसलिए इंग्लिश वाले कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसका इंग्लिश में ज़रूर आप नाम याद कर लिया करिए। तो ये टाइफेक भारत का एक स्वायत्त शासी संगठन है जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत है, और 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका काम क्या है, प्रौद्योगिकी प्रक्षेपथों के मूल्यांकन, राष्ट्रीय महत्व के चुने हुए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नेटवर्क कार्यों द्वारा प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तन को सहायता प्रदान करना। मेरे लिए टेक्नोलॉजी से डील करता है, उसमें इनोवेशन लाना और उसको बढ़ावा देना। अगली न्यूज़ है पृथ्वी दिवस। आज यानी 22 अप्रैल इसे पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है दुनिया भर में, ताकि पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन जुटाया जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके। इस दिन को एज ए अर्थ डे मनाने की शुरुआत एक अमेरिकी सीनेटर थे, जेराल्ड नेल्सन। ये पर्यावरणविद भी थे और शिक्षाविद भी थे। इन्होंने 1970 से शुरुआत की थी। अब इसे लगभग 192 से अधिक देशों में हर साल मनाया जाता है, और इसकी थीम 2020 के लिए है जलवायु कार्रवाई, या इंग्लिश में है क्लाइमेट एक्शन। तो दोनों आप याद रखिएगा, मेनली इंग्लिश वाला ज़रूर याद रखिएगा कि कई बार आपको देवनागरी में लिख के दे देंगे कि क्लाइमेट एक्शन, तो आपको पता होना चाहिए। अगली न्यूज़ है, पाकिस्तान सीमा पर स्थित भारतीय अंतः क्षेत्र 1947 के बाद से पहली बार स्थायी रूप से भारत से जुड़ा। तो ये कौन सा अंतः क्षेत्र है? ये है कसोवल इनक्लेव या कसोवल अंतः क्षेत्र। ये जो हमारा सीमा सड़क संगठन है BRO, उसने वहाँ पर एक ब्रिज बनाया है रावी नदी पर, ताकि हमेशा मतलब 12 महीने के लिए कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके कसोवल को देश के बाकी क्षेत्रों से। एक्चुअल में ये पाकिस्तान बॉर्डर और रावी नदी, इन दोनों के बीच में स्थित एक क्षेत्र है, और रावी नदी पर एक पुल था, पोंतून, लेकिन बारिश के समय में ये पुल, ये आवागमन यहाँ पे बाधित हो जाता है, सही से काम नहीं करता था, तो 12 महीने हमेशा ये कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं रहती थी। तो इस अब BRO ने, सीमा सड़क संगठन ने निर्माण किया है, तो अब ये परमानेंट यहाँ पर कनेक्टिविटी स्थापित हो गई है। रावी नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। आपको पता होगा ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को परशुड़ी के नाम से जाना जाता था, और ये उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। इसे लाहौर नदी भी कहा जाता है। यह अमृतसर और गुरदासपुर के बीच में सीमा बनाती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब होते हुए पाकिस्तान में बहती हुई झांग झील की सीमा पर, हुई झांग ये जिला है, इसकी सीमा पर चिनाब नदी में मिल जाती है। यानी कि ये चिनाब की सहायक नदी है, और इसी चिनाब नदी पर थीन डैम बना हुआ है, थीन बांध। तो इस लेक्चर में
इतना ही है। आप लोग अपने जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ताकि करंट अफेयर्स में और भी सुधार किया जा सके। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, लेकिन अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए ताकि और सुधार किया जा सके। तो चलिए मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।